जी फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे ईरान न्यूक्लियर डील के बारे में। आज के इस लेक्चर में हम जानने की कोशिश करेंगे कि ईरान न्यूक्लियर डील क्या थी, और आज के टाइम में जबकि अमेरिका में न्यू एडमिनिस्ट्रेशन आई है बाइडेन की, तो ईरान न्यूक्लियर डील का फ्यूचर क्या होगा। तो सारा कुछ आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या आने वाले टाइम में अमेरिका ईरान न्यूक्लियर डील ज्वाइन करेगा और उसके ईरान के लिए, खित्ते के लिए और पूरे रीजन और पूरी दुनिया के लिए क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। फ़िलहाल ये है कि दोनों कंट्रीज़ अपने अपने ही एक तरह से एफर्ट्स करें कि दोनों को दूसरे कंट्री को प्रेशराइज़ किया जाए कि वो उनके टर्म्स पे आए। तो आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको 1 सेकंड नहीं लगेगा चैनल को सब्सक्राइब करने में। इस वीडियो को बनाने में मुझे कम से कम 2 घंटे लगे। तो प्लीज़ आप 1 सेकंड निकाल के चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। अगेन आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जैसा कि जानते हैं कि मेरा एक फॉर्मेट होता है, मैं आपसे लेक्चर के शुरू में एक करंट अफेयर रिलेटेड एक सवाल पूछता हूँ। अगर आपको सही जवाब आता है तो बताइए उसका जवाब, नहीं तो इन दी एंड में मैं आपको बता दूंगा। आपसे यह सवाल है कि $1 अगर उसे कन्वर्ट करें ईरान रियाल्स में तो वो कितने होंगे। और ये आपको पता होना चाहिए कि ईरान की जो करेंसी वो रियाल है, ईरानी रियाल्स। तो अगर आपके पास $1 है तो ईरानी रियाल्स आपको कितने मिलेंगे। आपके ऑप्शन है 42,105 ईरानी रियाल, 20,000 ईरानी रियाल, 100 ईरानी रियाल या 18 रियाल्स। अगर आपको सही ऑप्शन आता है तो नीचे बता दें कमेंट में, नहीं तो वीडियो के एंड में बता दूंगा आपको। यहाँ पे आप ईरान की ज्योग्राफी देख लें, आपको समझ में आ जाएगा कि उसके ख़त्ते में कौन कौन से कंट्रीज़ हैं और उसकी इम्पोर्टेंस क्यों है। ये सारा ईरान है। यहाँ हमें पता चलता है कि ईरान की अच्छी खासी ज्योग्राफी है। यहाँ उसका सब वन ऑफ द एनिमी जो है वो सऊदी अरेबिया है। ये सुन्नी ब्लॉक, ये शिया ब्लॉक। अगर आप करीब और देखें तो यहाँ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स आ जाता है, और यहाँ पे आपको स्ट्रेट ऑफ ये हरमोज मिल जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि दुनिया का तकरीबन 30 to 40% ऑयल यहाँ से पास होता है। और आगे आप यहाँ चले जाएंगे तो आगे आपको इजराइल वगैरह मिल जाएगा। तो एक बहुत आइडियल लोकेशन पे ईरान मौजूद है। यहाँ ये इराक है जिसके अंदर भी इनका इन्फ्लुएंस है, यहाँ पे सीरिया है और सीरिया के करीब यहाँ इजराइल वगैरह आ जाता है, तो इसलिए यहाँ पे ये वाले। तो यहाँ से ईरान का बहुत एक बड़ा इन्फ्लुएंस है इस रीजन के अंदर, और उसकी वजह से ही कुछ कंट्रीज़ कोशिश कर रहे हैं कि ये जो ईरान न्यूक्लियर डील की थी अमेरिका ने ओबामा के साथ, और जो ट्रम्प ने छोड़ दी थी, इस डील को नाकाम बना दिया जाए और उस डील को एक तरह से उसका कोई फ्यूचर ना हो। तो देखेंगे वो कौन से कंट्रीज़ हैं जो कि कोशिश करें। यहाँ पे आप देखें कि डिफरेंट न्यूज़ पे मैंने इस चीज़ को रिपोर्ट किया है। ईरान कह रहा है ईरान रिजेक्ट्स रिवर्सिंग न्यूक्लियर स्टेप्स बिफोर यूएस लिफ्ट सेक्शंस। आगे चल के मैं आपको पूरा ओवरव्यू दूंगा कि आज के टाइम माजरा क्या है, ये आज की जो ये सिचुएशन है ये क्यों हुई है। यहाँ पे देखिए, ईरान प्रेसिडेंट रिजेक्ट्स न्यूक्लियर टॉक्स बिफोर सैंक्शंस आर लिफ्टेड। ये बीबीसी की है। ईरान रिजेक्ट्स बाइडेन टर्म्स फॉर रिवाइविंग न्यूक्लियर डील। यहाँ पे मैं आपको एक ओवरव्यू देता हूँ। जैसा कि जानते हैं कि आपका एक ये इंटरनेशनल रिलेशन में एक कॉन्सेप्ट होता है बैलेंस, कि दूसरे कंट्री के पास अगर कोई वेपन है तो आप भी कोशिश करते हो कि आप अक्वायर करो ताकि जो स्ट्रेटेजिक बैलेंस है, जो बैलेंस है वो मुतवाज़न रहे। अगर दूसरे कंट्री के पास ज़्यादा वेपन्स आ जाएंगे तो वो आपके ऊपर कभी भी अटैक कर सकता है और आपके जो गोल्स हैं वो कभी भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। मैं आपको मिसाल देता हूँ इन्हीं न्यूक्लियर वेपन्स की। अमेरिका ने जब न्यूक्लियर वेपन अक्वायर किए, उनकी टेस्ट की, उनको ड्रॉप किया, उनको यूज़ किया, तो रशिया उसका कॉम्पिटिटर था। कोई किसी को इतना एम्बिशन नहीं था उन चीज़ को अक्वायर करने में, तो रशियंस ने उस चीज़ को अक्वायर किया। जैसे ही रशियंस ने एक्वायर किया तो उसके बाद चाइनीज़ लोगों ने एक्वायर करना शुरू कर दिया। चाइनीज़ के बाद हमने देखा फ्रांस और यूके ने भी एक्वायर कर लिए। चलो, ये वो सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबरान थे जो कि अपना पावर बैलेंस करना चाहते थे, तो उन्होंने कर लिया। उनके पास आज के टाइम में मौजूद है। फिर इंडिया ने लिए, क्योंकि इंडिया को ख़तरा था चाइना से।
जी हाँ, आज के टाइम में भी इंडिया का जो ज़मीनी तनाज़ा है वो सिर्फ पाकिस्तान से नहीं, वो चाइना से भी है। तो उन इंडियंस ने देखा कि चाइना के पास अब न्यूक्लियर वेपन्स आ गए, वो तो हमको कभी भी अटैक करके या हमको बुली करके हमारी जो ज़मीन है वो हमसे छीन सकते हैं। तो उन्होंने 1974 में अपना एक न्यूक्लियर वेपन टेस्ट किया। तो आप देख सकते हैं अगर 1947 में अगर वो न्यूक्लियर टेस्ट करें तो कितना अर्ली उन्होंने न्यूक्लियर प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया था, और उन्होंने एक तरह से उस न्यूक्लियर की डायरेक्शन में काम कर दिया। जब उन्होंने 1974 में अपना न्यूक्लियर वेपन टेस्ट किया स्माइली बुद्धा के नाम से, तो वहाँ से ही पाकिस्तान ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू कर दिया। जुल्फ़िकार भुट्टो ने कोशिश की, जो उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने एक कदीर खान से उनको बुलवाया, काम किया। बहरहाल एक तरह से आप डोमिनो इफेक्ट ले, अमेरिका ने लिया तो रशिया ने लिया, उन चीज़ को बैलेंस करने लिए अपने चाइना ने लिया, चाइना लिया तो इंडिया ने लिया, इंडिया ने लिया तो पाकिस्तान ने लिया। और आज के टाइम में ईरान की भी यही एक ट्रेजेडी है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई शक नहीं, ये एक ओपन सीक्रेट है कि इजराइल के पास न्यूक्लियर वेपन्स मौजूद हैं। आज के टाइम में अगर ईरान के बड़े एनिमी देखें तो उसमें USA, इजराइल या सऊदी अरेबिया। कल जो चीफ ऑफ डिफेंस है इजराइल के, उन्होंने जब प्रेस पर कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने अपने कहा कि उनका सबसे बड़ा एनिमी जो ईरान है। तो ईरान ये कह रहा है कि अगर हमारे सबसे बड़े एनिमी के पास वेपन्स हैं तो हमें भी वो अक्वायर करने चाहिए। अब यहाँ पे एक मसला आ जाता है, जब इजराइल न्यूक्लियर वेपन अक्वायर कर रहा था तो उसके पास अमेरिकन की सपोर्ट थी, उन्होंने सीक्रेटली वो बना लिया। जब आपके पास एक सुपर पावर कंट्री की सपोर्ट हासिल हो तो आपके लिए चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो उन्होंने अपना न्यूक्लियर वेपन बना लिया विदाउट एनी सैंक्शंस। अब यहाँ ईरान के लिए मसला था, जब ईरान ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू किया। याद रहे कि ईरान को सबसे पहले एटम्स फॉर पीस अमेरिका ही नहीं देते। क्यों? क्योंकि उस टाइम उनका एलाई था शाह ऑफ ईरान, जो कि प्रो अमेरिका था। जब इस्लामिक रिवोल्यूशन आए, खामनाई वगैरह आए, तब ये हार्ड लाइन ईरानियंस आ गए और उन्होंने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया टू काउंटर द थ्रेट फ्रॉम इजराइल, टू बैलेंस जो पावर है न्यूक्लियर वेपन्स इन द मिडल ईस्ट। तो उन्होंने न्यूक्लियर वेपन शुरू किया। जब उन्होंने अपना प्रोग्राम शुरू किया तब यहाँ पे ईरान उनके ऊपर जो थे अमेरिका के सैंक्शंस आ गए। जी हाँ, अमेरिका ने सैंक्शंस लगा दिए ईरान के ऊपर, ताकि वो कोई सैंक्शंस ये होता है कि अगर अमेरिका ये कह रहा है कि हम ईरान पे सैंक्शंस लगा रहे हैं, इट मीन्स दूसरे कंट्रीज उनके साथ ट्रेड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आज के टाइम में मोस्ट पावरफुल कंट्री जो है वो अमेरिका है। उनका डॉलर को बहुत बड़ी ताकत है, इस वजह से वो बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं और दूसरे कंट्रीज़ में सेल करते हैं। अब डेफिनेटली एक कंट्री है, जैसे कि मिसाल तौर पर ब्रिटिश, उसको ये कहा जाता है कि या आप अमेरिका से ट्रेड करो या आप ईरान के साथ ट्रेड करो। अब ईरान के पास तो कुछ है नहीं दूसरे कंट्री को ऑफ़र करने के लिए या वहाँ से चीज़ें परचेस करने के लिए, तो डेफिनेटली ब्रिटिश क्या करेगा कि वो अमेरिका से अपनी चीज़ें जो है वो एक तरह से अमेरिका से अपना ट्रेड वगैरह करेगा, ताकि उनको बेनिफिट जो है अमेरिका से ही ज़्यादा है। तो डेफिनेटली ब्रिटेन कोशिश करेगा कि हमारा जो ट्रेड बना रहे वो अमेरिका से ही बना रहे। तो इस वजह से अमेरिका के सैंक्शंस को अवॉइड करने के लिए कंट्रीज़ क्या करते हैं, वो ईरान से चीज़ें सेल अब बाय करना छोड़ देंगे। अब ये जब करेंगे तो ईरान के लिए इकोनॉमिक मसले मसाइल आ जाते हैं। और आज के टाइम में हमने ये भी देखा कि ईरान के ऊपर ये सारी चीज़ें हुई। लास्ट टाइम आपको पता है कि आज के टाइम सदर रूहानी उनके प्रेसिडेंट है, लेकिन उससे पहले मोहम्मद अहमदीनेजाद प्रेसिडेंट थे। वो हार्ड लाइनर थे और वो न्यूक्लियर वेपन बनाना चाहते थे। उनके टेन्योर में ये हुआ कि ईरान के जो लोगों की हालत थी वो बहुत ख़राब हो चुकी थी। जब रूहानी ने अपना फर्स्ट टेन्योर लड़ा तो उन्होंने प्रॉमिस किया था कि मैं डिप्लोमेसी को यूज़ करूँगा, मैं वेस्ट से बात करूँगा और उनसे कोई डील वगैरह करूँगा। और उन्हीं प्रोमिसेस पे उन्होंने इलेक्शन जीती और उन्होंने ये न्यूक्लियर डील की थी। अब जब न्यूक्लियर डील हुई थी, ईरान न्यूक्लियर डील जिसे हम करें जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, ये जो थी P5+1 में थी। P5 इसलिए क्योंकि जो सिक्योरिटी काउंसिल के 5 मेंबरान हैं वो उसमें थे, ये जिसमें अंदर आप P5 में मीन्स उसके अंदर अमेरिका था, रशिया था, चाइना था, फ्रांस था और यूनाइटेड किंगडम था।
+1 मीन्स जर्मनी। जर्मनी P1 इसलिए कह रहे थे, हम P6 इसलिए नहीं कह सकते P5+1, क्योंकि जर्मनी जो है वह सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर नहीं है। इसके अंदर यूरोपियन यूनियन भी थे। बहरहाल उस टाइम UK, फ्रांस, जर्मनी पावरफुल कंट्री जो यूरोप के थे लेकिन थे उसके अंदर, लेकिन यूरोपियन यूनियन भी उसके अंदर शामिल था। और उन्होंने ईरान से न्यूक्लियर डील की थी, जिसे हमने कहा जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। ये 2015 में थी, ये की थी हमारे बराक ओबामा ने। अब इस डील में क्या था वो मैं आपको एक लंबे लंबा बता देता हूँ, उसका जो सेंस है, ताकि आपको समझ में आ जाए। वह जो न्यूक्लियर डील थी उसमें यह था कि ईरान जो है वो अपना प्रोग्राम, न्यूक्लियर प्रोग्राम 15 साल तक छोड़ देगा, मीन्स 15 साल तक नहीं बना देगा। एक और ये कंडीशन थी इसमें कि ईरान जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, ये एक UN का ऑर्गन है जो कि दूसरे कंट्रीज़ के न्यूक्लियर मीन्स जो न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड चीज़ें उनको मॉनिटर करता है कि वो कंट्रीज़ कहीं ये एटॉमिक बम तो नहीं बना रहे, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। तो उन्होंने ये भी प्रॉमिस किया कि ये इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी के जो विजिटर्स हैं उनको विज़िट करने देंगे, कि वो जाके ईरान की जो न्यूक्लियर साइट्स हैं उनको विज़िट वगैरह करें। एक और शर्त थी इस जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन में कि यूरेनियम जो कि न्यूक्लियर बम में इस्तेमाल होता है उससे ईरान सिर्फ 3.67 तक इनरिच करेगा। जी हाँ, 3.67 तक इनरिच करना। जबकि मेडिकल पर्पस के लिए अगर आप यूरेनियम को रिच करते हो तो आपको 20% उसे इनरिच करना पड़ता है। जबकि आप न्यूक्लियर वेपन में अगर आप यूरेनियम को रिच करते हो तो आपको उससे 90% इनरिच करता है। तो इस जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन के तहत ईरान सिर्फ और सिर्फ 3.67 तक उसे यूज़ कर सकता था। उसके अलावा ये भी शर्त थी कि जो सेंट्रीफ्यूजेस होते हैं जो कि यूरेनियम को प्रोसेस करने में मदद करते थे, इनरिच मदद करते हैं, तो पहले उनके पास 20,000 थी, तो ये जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन के तहत उनके पास सिर्फ 5,000 थी कि वो सिर्फ 5,000 रखेगा। मीन्स ये और यूरेनियम की जो उनके पास कैपेसिटी थी वो 3 kg रखेगा। 3 kg के अलावा ईरान जो है वो यूरेनियम नहीं रखेगा। तो ये कंडीशन थी जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन में जो ओबामा ने की। अब ये कंडीशन अगर ईरान मानता है, जो उन्होंने माने, तो बदले में जो वेस्ट है और इंक्लूडिंग अमेरिका वो अपनी सैंक्शंस हटा देगा और हर कंट्री ईरान से ट्रेड करेगा। उस टाइम हमने देखा कि ईरान के अंदर एक इकोनॉमिक बूम आया, ईरान की इकोनॉमी बेहतर हुई और ईरान के साथ डिफरेंट कंट्रीज़ ने ट्रेड करना शुरू किया। इंडिया ने उनसे काफ़ी अच्छा ऑयल ख़रीदा, वेस्ट ने काफ़ी कारोबार किया, तो ईरान की हालत सुधरना शुरू हो गई। जब जैसे ही ओबामा का दौर गया तब डोनाल्ड ट्रंप आए। डोनाल्ड ट्रंप जैसे ही आए उन्होंने अपने इलेक्शन कैंपेन में प्रॉमिस किया था कि वो ईरान से न्यूक्लियर जो डील ओबामा ने किया, वो तो एक तरह से एंटी ओबामा थे। जो ओबामा ने पॉलिसीज की थी वो उन्होंने रद्द करना शुरू कर दी, चाहे वो उनकी हेल्थ से रिलेटेड प्रोग्राम था या कुछ भी था, उन्होंने उनको रद्द करना शुरू किया। तो उन्होंने ये अपने आप को 2017 के अंदर, उन्होंने 2018 के अंदर अपने आप को बैकआउट कर लिया फ्राम ईरान न्यूक्लियर डील। उन्होंने कहा हम इस ईरान न्यूक्लियर डील के अब हिस्सा नहीं। ये तो छोड़ो, उन्होंने पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट, WHO, उन्होंने इन सारों को छोड़ दिया। उन्होंने तो ये तक कह दिया कि वो नेटो को भी, अगर नेटो में कंट्रीब्यूशन नहीं कर दिया वेस्ट वाले, तो हम नेटो को भी वहाँ से निकाल देंगे। तो ये सारा कुछ उन्होंने ये कहा कि हम ये सब कुछ करेंगे। तो उन्होंने अपने आप को ईरान न्यूक्लियर डील से निकाल दिया और वापस जो ईरान के ऊपर सैंक्शन से उन्होंने लगा दिए और वापस एक तरह से वेस्ट वाले मजबूर हो गए कि ईरान से ट्रेड करें अमेरिका के। तो उनके लिए तो बेहतर ही अमेरिका था, तो उन्होंने अमेरिका से ट्रेड करना शुरू कर दिया, ईरान को फिर छोड़ दिया। तो जो कमिटमेंट ईरान ने प्रॉमिस की थी अपने जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन के तहत, वो ईरान ने आहिस्ता आहिस्ता करना मीन्स छोड़ दी। उनकी पार्लियामेंट जो थी, उन्होंने वो एक तरह से हार्डलाइनर थी, उन्होंने भी कहा कि ठीक है, अगर आप ये है तो आप उनकी रेजोल्यूशन की कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी के जो विजिटर्स हैं उनको हम नहीं छोड़ेंगे, वो नहीं आएंगे, नहीं देखेंगे हमारे जो न्यूक्लियर साइट्स वगैरह उनको वो नहीं देखेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान जो है वो इनरिच जो है वो अपनी ज़्यादा करेगा। पहले एग्रीमेंट था 3.67 कर रहा था, आज के टाइम में वो 20% उसे इनरिच कर रहा है। और उसके अलावा उन्होंने अपनी यूरेनियम की कैपेसिटी वगैरह बढ़ा दी है। और डोनाल्ड ट्रंप या इजराइल या सऊदी अरब ये कह रहा था कि आपने ये इसके अंदर ये परमानेंट नहीं कि परमानेंट कोई ईरान के लिए पाबंदी, आपने कहा है
के 10 ईयर्स 15 ईयर्स, उसके बाद तो ईरान अगेन उनके पास ये टेक्नोलॉजी होगी और ख़ुद वो वेपन्स बना लेंगे। तो आपने ये जो शर्तें लगाई है ये काम की नहीं है, तो उसके लिए वो मुखालिफ थे। लेकिन आज क्या सिचुएशन के बाइडेन आए, बाइडेन ने ये कहा कि जब ये न्यूक्लियर डील हुई थी तब वो ओबामा के वाइस प्रेसिडेंट थे, तो आज ये सदर हैं, आज ये मोर पावरफुल है। तो उन्होंने कहा कि हम वापस जाएंगे। और जैसे ही उनके फर्स्ट डे था ऑफिस में, तो उन्होंने काफ़ी ऐसे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किए थे जो कि ट्रम्प ने किए थे। जैसे WHO को उन्होंने दोबारा ज्वाइन कर लिया जो ट्रम्प ने छोड़ दिया था, या पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट उन्होंने रीज्वाइन कर लिया। और उन्होंने ये भी कहा है कि हम ईरान न्यूक्लियर डील को ज्वाइन करेंगे अगर कि ईरान अपनी वो शर्तें सारी चीज़ें मान लेता है जो कि जॉइंट कॉम्प्रेहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन में था। आज के टाइम ईरान ने ये कहा है कि हम नहीं करेंगे, पहले आपने हमारे ऊपर सैंक्शंस लगा दिए। वो आप कंट्री थे जिन्होंने जॉइंट कॉम्प्रेहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन को छोड़ा था, तो पहले आप इकोनॉमिक सैंक्शन हटाएं, बाद हम सारे जो एक्शंस हैं वो हम रिवर्स करेंगे। तो आज की ये सिचुएशन, यहाँ मैं आपको जवाद ज़रीफ जो कि उनके फॉरेन मिनिस्टर, उनकी आपको एक बता देता हूँ। और उन्होंने एक तरह से मुखातिब होते जो सेक्रेटरी बिल क्लिंटन है, आज के टाइम ओबामा के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे कोई और थे, जॉन केरी थे गालवन, और ट्रम्प के जो थे वो थे माइक पॉम्पियो, बाइडेन के हैं ये सेक्रेटरी बिलिंगटन। तो इनको ये ने कहा है कि जॉइंट JCPOA जो उसे वायलेट किया USA ने, हमने तो, और आपने हमारा फूड मेडिसिन वगैरह को एक तरह से रोक लिया है। तो हमने नहीं तोड़ी थी, वो आपने तो फर्स्ट प्लेस पर वायलेट की थी, इसलिए आप पे जिम्मेदारी थी कि आप इस चीज़ को करें। और जैसे मैंने कहा कि ईरान ने ये कहा है कि आज के टाइम हम ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं करेंगे यूनाइटेड स्टेट्स की, कि ये जो न्यूक्लियर प्रोग्राम में उन्होंने हमारे ऊपर सैंक्शन लगाए, उन्हें वो कह रहे हैं कि आप ये चीज़ हटा लें। और ये उन्होंने बात की थी कि ये बात उन्होंने किया इस्तांबुल में बैठ के टर्की के फॉरेन मिनिस्टर के साथ, जो के हैं मेवलूत चavusoglu। उन्होंने कहा ये जो आज के टाइम में आपके जो मेयर्स हैं वो प्रैक्टिकल नहीं और इनसे कुछ होगा नहीं। तो तेहरान, अमेरिका ये कह रहा है कि पहले तेहरान मीन्स ईरान अपनी कॉम्प्लायंस करे जॉइंट कॉम्प्रेहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन को, जो उसमें कमिटमेंट थी वो अपनी पूरी करे। ईरान ने कहा है कि और मैंने जैसे कहा कि जब उन पे ऊपर ये सैंक्शंस लगे ना ट्रम्प ने, तो उन्होंने जो एग्रीमेंट थे उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता ब्रीच करना शुरू कर दिए थे। और डोनाल्ड ट्रम्प ने ये 2018 में छोड़ दी थी और सैंक्शंस दोबारा लगा दिए थे। और ईरान ने 20% इनरिच आज के टाइम वो कर रहा है, जो कि जॉइंट कॉम्प्रेहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन में कि 3.67 तक करेगा। अब ईरान कह रहा है कि हम तो आपकी अगेन जो जॉइंट कॉम्प्रेहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन था हम सारी चीज़ें मानेंगे। देखें ईरान की इकोनॉमिक हालतें बहुत ख़राब है। मैं आपको जो MCQ दिया था कि $1 बराबर है 42,105 ईरानी रियाल। जी हाँ, अगर आप $1 देंगे तो आपको 42,000 ईरानी रियाल मिलेंगे। देख सकते हैं कि उनकी करेंसी का कितना डीवैल्यू हो चुका है उनकी, यहाँ पे इकोनॉमिक हालात बहुत ख़राब है। तो उन्होंने कहा कि हम तो आपके बात मानते हैं, आपने पहले वायलेट की थी, आपने सैंक्शन लगाया, तो पहले हटा दे, हम ये सारी चीज़ें करने के लिए तैयार हैं। और ईरान के अंदर पार्लियामेंट बिल्कुल हार्ड लाइन, ये रूहानी बिल्कुल मॉडरेट पर्सन है और उनके जवाद ज़रीफ भी बिल्कुल मॉडरेट पर्सन, उनको वहाँ भी तो एक तरह से फेस करना था। और उनसे ज़्यादा हार्ड लाइन है उनके सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी, वो भी एक तरह से हार्ड लाइनर, वो भी ईरान के वेस्ट के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। ये तो रूहानी और फॉरेन मिनिस्टर जवाद ज़रीफ जो कि एक मॉडरेट पर्सन है, तो उन्होंने ये कहा है कि हम तो ये चीज़ करेंगे। देखें आउटकम ये जैसे ही बाइडेन ने कहा कि हम दोबारा नेगोशिएट करेंगे, डील में जाएंगे, तो इज़राइल के जो डिफेंस चीफ है उन्होंने कहा है कि अगर आप वापस गए तो ये रॉन्ग होगा, बैड होगा, हम जंग करेंगे। सऊदी वालों ने जैसे ही बाइडेन आने वाले थे तो नेतन्याहू और मोहम्मद बिन सलमान ने मुलाकात की, तो मीर सऊदी अरेबिया और इज़राइल मिलके एक तरह से सिग्नल कर रहे थे अमेरिका को आपने ये चीज़ नहीं करनी। तो आने वाले टाइम में देखेंगे कि बाइडेन, वैसे ही बाइडेन ने जैसे, क्योंकि ये डील उनके दौर में थी, ओबामा के दौर में वाइस प्रेसिडेंट थे, उन्होंने अपने कैंपेन में कहा है कि मैं इसे रीज्वाइन करूंगा। मेरे ख्याल से आने वाले टाइम में बाइडेन रीज्वाइन करेंगे, लेकिन सर्टेन कंडीशंस के साथ। और ईरान को भी अपना दरमियाना रास्ता निकालना चाहिए कि अगर वो चीज़ को मीन्स एक तरह से ज्वाइन करना चाहते हैं तो एक तरह से कहें चलो ठीक है, हम आपकी सारी कंडीशंस नहीं, ये हम
हमने जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन की हमने ये चीज़ें नहीं की, लेकिन या हमने वायलेट की है या जो हमें मना थी हमने वो हम नहीं करेंगे, नहीं की तो हम ये आधी चीज़ें करें, आप ये सेक्शन हटा दें ताकि हमारे ऊपर भी कॉन्फिडेंस हो। और दरमियान में क्या है कि अमेरिका के लिए अमेरिका और ईरान में जो कंट्रीज जो कि ब्रिज का किरदार अदा कर सकते हैं वो है फ्रांस, यूके, जर्मनी, क्योंकि चाइना और रशिया से अमेरिकन की लगती हैं, लेकिन ये जो कंट्रीज है फ्रांस, यूके, जर्मनी, ये भी तो जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन कंट्रीज के मेम्बरान कंट्री हैं। और बाइडेन ने कहा है कि एलआई से बात करेंगे तो वो एक तरह से गारंटर बने दोनों के बीच में कि हम इस चीज़ को इंश्योर करेंगे कि दोनों कंप्लाई करें, ईरान भी, यूएस भी। तो इसी चीज़ से कोई दोनों के लिए अच्छी चीज़ होगी। और न्यूक्लियर वेपन अच्छे नहीं, क्योंकि वो आने वाले टाइम अगर किसी दहशतगर्द इनको हो जाएंगे तो ये ख़त्म। पाकिस्तान को जो स्टैंड भी ये है कि अगर एनपीटी नॉन न्यूक्लियर प्रोफेशन ट्रीटी इंडिया साइन कर लो तो हम कर लें, अगर इंडिया अपने वेपन छोड़ दे तो हम अपने छोड़ देंगे। पाकिस्तान की तो ये हम तो हमारी जो पॉलिसी है न्यूक्लियर की वो एक रिएक्टिव है, हमारी कोई प्रोएक्टिव नहीं कि हमने न्यूक्लियर वो करते हैं तो हमें मजबूरन उस चीज़ को बैलेंस करने के लिए चीज़ करने पड़ता है। हम एक छोटा कंट्री इंडिया से, तो हमारी तो डेफिनेटली वही एक रिएक्टिव अप्रोच है। बाकी यहाँ पे आपसे सवाल पूछा था, $1 यूएस कन्वर्ट होता है 42,105 ईरानी रियाल। तो अगर ये सिर्फ बताने का ये था कि वहाँ पे इकोनॉमिक कंडीशंस कैसे हैं। जाते जाते आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आप कोई फीडबैक वगैरह देना चाहते हैं तो कमेंट में बताइएगा। अगेन सेम रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।